नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति पीसीएस चैनल। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा जो कि अभी प्रस्तावित है, हम लोग उसके मद्देनजर प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र पर डिस्कशन कर रहे हैं। 2023 जो कि मेरा सब्जेक्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था, उसका मैं आपको सभी प्रश्नों का डिस्कशन करा चुका हूँ। 2022 लेकर के मैं आया हूँ प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों का। आप देख रहे हैं यहाँ पर पार्ट 1 लिखा हुआ है। इसकी वजह यह है कि इसमें कुल जो है 18 से 20 प्रश्न पूछा गया है, तो हमने 2 भागों में इसे विभक्त कर दिया है ताकि हमारे पास वक्त अधिक मिलेगा और हम अच्छे से चर्चा कर पाएंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था प्रारंभिक परीक्षा 2022 के इस लेक्चर में आपको 10 प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये 10 प्रश्न जो होने वाला है, दरअसल आप समझ लीजिए कि ये आपका 10 टॉपिक होने वाला है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर जो प्रश्न पत्र है तो उसको सॉल्व करते हुए पीसीएस एग्जाम के अप्रोच को समझना है। आयोग क्या आपसे पूछना चाहती है। 2023 का जो प्रश्न पत्र था उसमें थोड़ा सा आयोग जो है कॉन्सेप्चुअल प्रश्न डाली थी, लेकिन 2022 का जब अभी आपको मैं प्रश्न कराऊंगा, आप देखेंगे इसमें फैक्ट ज्यादा है। हालांकि इसमें कॉन्सेप्ट भी है, तो आपको दोनों ही चीजों का ध्यान रखना है और राज्य स्तरीय आयोग से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि उसमें फैक्ट आपसे पूछा जाएगा और बहुत बारीक बातें आपसे पूछ ली जाएगी। और पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फैक्ट काफी ज्यादा होता है, इसीलिए हम इन सब चीजों पर चर्चा करते हुए चलेंगे। सीधे पहले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिए, कीवर्ड जो है उस पर ध्यान देना है और प्रश्न के पुछल्ले शब्द पर आपको ध्यान देना है, नहीं तो प्रश्न आप गलती करेंगे। सुमेलित है पढ़ते निकल जाएंगे और गलत कर लेंगे। सुमेलित नहीं है यानी कि जो इसमें गलत जवाब होगा वही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मामला समझ में आ गया। राज्य विधानसभा, यहां राज्य विधानसभा की बात की गई है, सदस्य संख्या, यानी कि यहां पर कुछ राज्य दिए गए हैं और यहां पर विधानसभाओं की संख्या दी गई है और आपसे पूछा गया है कि किस राज्य में कितना सीट है। इतना बस मामला है। हाँ, लेकिन देखिए अब यहां पर यह पूरी तरह से फैक्ट है। यदि आपको यह पता है, आपको यह याद है, आपके याददाश्त शक्ति का यहां पर परीक्षण आयोग करना चाह रही है। देख लीजिए गोवा का अगर देखते हैं, अब देखिए 2022 की जब बात करेंगे तो उस वक्त जिन जिन राज्यों में चुनाव रहा होगा प्रस्तावित, उसके आधार पर प्रश्न तैयार किया जाता है। 1-2 स्टेट अलग से भी पूछ लिया। तो 2023 की जब आप बात करेंगे ये और 2024, तो 2023, 24 या 25, इसमें जो जिन जिन राज्यों में चुनाव हो सकता है उन राज्यों की विधानसभा की सीटों पर आपका नजर होना चाहिए, क्योंकि आयोग वहां से प्रश्न बना सकती है। गोवा की अगर स्थिति देखते हैं तो क्या गोवा में 40 विधानसभा सीट की संख्या है? तो बिल्कुल गोवा में 40 ही है, ये सही है। उत्तराखंड की स्थिति देखें तो उत्तराखंड में भी 70 है और यहां उत्तर प्रदेश में, आप उत्तर प्रदेश आयोग का एग्जाम ही देने वाले हैं तो आपको ये तो पता होना ही चाहिए, 403 विधानसभा सीट है। यहां पर मणिपुर की स्थिति देखिए, मणिपुर जो है नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, यहां पर 62 सीट दिया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि मणिपुर विधानसभा में सीट की जो संख्या है वो 62 ना होकर के 60 है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और इस प्रश्न का इसका मतलब सुमेलित नहीं कौन सा हो जाएगा? सी, यानी कि पहले प्रश्न का सही जवाब हो गया आपका मणिपुर और विकल्प हो गया सी। चलिए अब यहां पर एक बात समझ लीजिए, जितने भी प्रश्न का मैं चर्चा कराऊंगा इस सभी का व्याख्या आपको मिल जाएगा, इसी पीपीटी में दिया हुआ है। अब ये पीपीटी आपको उपलब्ध हो जाएगा। जब मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं तो आप मुझे अच्छे तरीके से सुनिए, अपने नोट्स को निकालिए। बहुत सारी बातें तो उसमें लिखा होगा, बहुत सारी बातें मैं अलग से आपको बताऊंगा, उसे आप नोट करते हुए चलिए और इससे क्या होगा कि आपका नोट जो है वह बहुत अच्छा हो जाएगा और रिवीजन करने में आपको फायदा होगा। ये जो पूरा पीडीएफ है संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। मैं पिछले जो 2 लेक्चर लिया हूं उसमें मैं देख रहा था कि आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर पीपीटी नहीं मिल रहा है। तो पीपीटी मिलने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, लिंक को चटकाइए, सीधा पहुंच जाएंगे आप टेलीग्राम चैनल पर। वहां पर ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद जितने भी लेक्चर लिया जाएगा किसी भी फैकल्टी के द्वारा, उसका पीडीएफ जो है वहां पर आपको यूट्यूब वाला उपलब्ध हो जाएगा, मुफ्त, बिल्कुल निःशुल्क में। ठीक है, आपको इसके लिए मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए दूसरे प्रश्न पे आप चलते हैं सीधा। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए। ठीक है, कुछ राजनीतिक दल का नाम यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, और उन्हें उनकी स्थापना के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कुछ राजनीतिक दल दिया हुआ है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो राजनीतिक दल हैं इनका स्थापना वर्ष क्या रहा होगा। अब ये अगर ध्यान है तब तो ये प्रश्न आपका सही होगा, नहीं तो आप गलत कर ले जाएंगे। देखिए यहां पर बहुजन समाज पार्टी, इसके बाद समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, और इसके आधार पर सही
जो उत्तर है उसका चयन करना है। कूट बनाया गया है, 4 यहां पर है। तो करना क्या है कि सबसे पहले जो इस प्रश्न के लिए आपको होना चाहिए कि आपको यह पता होना चाहिए कि किस पार्टी का स्थापना वर्ष क्या रहा था। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो इसका जो स्थापना वर्ष है वह 1984 रहा था। 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी और मुख्य रूप से ये पार्टी कहां पर एक्टिव है? उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा पंजाब में भी है, बाकी उत्तराखंड में भी है, कई स्टेट में है, लेकिन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की इसकी बात की गई है। और यहां पर समाजवादी पार्टी जो है यह 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, 1992 में। तेलुगु देशम पार्टी जो है, अब देखिए जैसे तेलुगु आ गया, इस तरह की जो पार्टियां होगी दक्षिण के अवस्थित राज्य जो होंगे वहां पर ये इसका वर्चस्व अधिक देखने को मिलेगा। ये सभी क्षेत्रीय पार्टी हैं, इसका भी ध्यान रख करके चलिएगा। तो क्षेत्रीय पार्टी की स्थापना वर्ष, अन्य पार्टियां जो है उनके स्थापना वर्ष भी आप तैयार करके जाइए अगले एग्जाम के लिए। तेलुगु देशम पार्टी का जो स्थापना वर्ष था वह 1982 था, ठीक है। इसके 2 वर्ष बाद जो हुआ बहुजन समाज पार्टी का स्थापना हुआ था। और टीएमसी यहां ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह 1998 में हुआ था। तो ये 4 फैक्ट हमारे पास आ गया, मैंने बता दिया। अब ये चूंकि मुझे मालूम है इसीलिए मैंने बता दिया, आपको भी ये पता होना चाहिए। अन्य जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उसके बारे में भी आपको स्थापना वर्ष निकाल लीजिए, जो कि राज्य स्तरीय आयोग आपसे पूछ सकती है। अब यहां पर हम सजा लेते हैं कि काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए कह रहा है। तो सबसे पहले किसका देखेंगे यहां पर स्थापना यहां हो रहा है, यानी कि 1982, यानी कि तीसरा। तो तीसरा जो है वह पहले नंबर पे हम रखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम यहां पर 84 है तो बहुजन समाज पार्टी, तो पहले नंबर पर यह आ जाएगा। उसके बाद समाजवादी पार्टी यहां है 92 में, तो यह आ जाएगा दूसरा यहां पर तीसरे नंबर पे। और यहां पर चौथा जो है सबसे लास्ट में आएगा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो मामला समझ में आ गया कि कैसे हमने इस कूट को सजाया है। अब देख लीजिए 3 1 2 4 कहां विकल्प मिल रहा है? 3 1 2 4, यानी कि दूसरे प्रश्न का सही जवाब जो है वह सी होगा। यह मामला समझ में आ गया। ये पूरी तरह से फैक्ट है, अब इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको याद होगा तभी आप इस प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे। अब यहां पर देखिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात की गई है। तो सबसे पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक को अच्छे से इस टॉपिक को तैयार कर लेना है। उसके बाद इनकी ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। तो यहां पर कहा गया है कि 2-3 बातें हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ऑडिट रिपोर्ट, जाहिर सी बात है यह जो है ऑडिट रिपोर्ट जारी करती है। इस ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण किया जाता है। अब किस समिति के द्वारा परीक्षण किया जाता है यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। तीसरे प्रश्न के हम बात कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए 2-3 बातें यहां पर आपको समझना होगा, क्योंकि यहां पर एक कंफ्यूजन भी है इस प्रश्न को लेकर के। आयोग में 2022 में यह कंफ्यूजन था, तो इस बात को समझ लीजिए। यहां पर लोक उपक्रम समिति दिया गया है, प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तो ऐसा ही खत्म हो गया। ये 3 में। अब यहां पर समझ लीजिए ये जो है कैग की जब रिपोर्ट आती है संसद में, यानी कि इसको पब्लिक अकाउंट कमेटी कहा जाता है। ये जो लोक लेखा समिति है इसको पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम क्या होता है कि विनियोग लेखा तथा वित्त सेवाओं की जांच करना इसका काम होता है। इसके तहत 22 सदस्य भी होते हैं। अब 22 सदस्य में से यहां पर थोड़ी चीजें हैं, इसको समझ लीजिए। इसके आधार पर आप इन सब चीजों को तैयार कर लीजिए, ताकि इसमें से किसी की भी जानकारी यदि आपसे मांगी जाए तो अगले एग्जाम में आपके पास यह जानकारी हो। 22 में से 15 जो होता है वो लोकसभा से होता है और 7 सदस्य बच गया तो ये होगा राज्यसभा से। ये मामला समझ में आ गया। लोक लेखा समिति जो है वह जांच करता है इसके रिपोर्ट का। तो एक जवाब तो यहां सी हो जाएगा। लेकिन एक बात और यहां पर है, और यह है लोक उपक्रम समिति को लेकर के। ये यहां पर कंफ्यूजन बना हुआ है। लोक उपक्रम समिति भी नियंत्रक महालेखा परीक्षक का की ऑडिट रिपोर्ट जो होता है उसकी जांच ये भी करता है। इसीलिए मैंने कहा इस प्रश्न में कंफ्यूजन है। और यह जो करता है लोक उपक्रम समिति, यह दरअसल कैग के द्वारा जो रिपोर्ट दिया जाता है तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जो होते हैं उसके संबंधित जो ऑडिट रिपोर्ट होता है उसका यह परीक्षण करता है। ठीक है, तो यहां पर इस प्रश्न का देखिए वैसे सही जवाब है वह 2 हो जाएगा, यानी कि इसका जवाब ए भी होगा और इसका जवाब सी भी होगा। इसीलिए यह कंफ्यूजन उस बार आयोग के समक्ष था। लेकिन अधिक सही अगर आपको किसी को मानना है तो वह लोक लेखा समिति को मानिए। ठीक है, तो जवाब मैं फिर से यहां से आप पर छोड़ रहा हूं, ये ए और सी दोनों ही सही है। लेकिन यहां पर बस देखना है कि ये सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम का जो रिपोर्ट इस पे आधारित दिया जाता है, ये बस इसका
जांच करता है और लोक लेखा समिति ओवरऑल। तो इस बात को आपको समझ में आ गया। इसका जवाब वैसे ए और सी दोनों ही है। अधिक सही जवाब अगर आप ढूंढेंगे तो सी हो जाएगा। मामला समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयोग के साथ अगर इस तरह का कोई दिक्कत होता है, मान लीजिए किसी वर्ष के प्रश्न पत्र में इस तरह का दिक्कत होता है, और यह दिक्कत आपको अक्सर जो है पॉलिटी सब्जेक्ट में ही देखने को मिलेगा। हर साल आप देखेंगे पॉलिटी के एक दो प्रश्न पर आयोग बाद में विचार करती है और संभव होता है तो प्रश्न को हटा लिया जाता है, तो उसका मार्क्स आपको नहीं मिलता है, या कई बार अगर मार्क्स दिया जाता है तो सभी कैंडिडेट को उसका मार्क्स मिल जाता है। इसीलिए जो भी होगा वो सभी कैंडिडेट के लिए होगा, इसलिए आपको इन चीजों के लिए परेशान नहीं होना है। अपनी तैयारी को धारदार बनाते रहिए। चौथे प्रश्न में चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए, हम देख रहे हैं। एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। यहां पर एक कथन है अभिकथन ए, दूसरा इसी कथन का रीजन दिया गया है आर करके। ठीक है, अब यहां पर देखिए 73वां संविधान संशोधन को लेकर के यह विषय यहां पर आपको दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 में हुआ था। पहली चीज तो आपको यही पता होना चाहिए, और यह भी पता होना चाहिए कि 73वां संविधान संशोधन यदि हुआ था तो वह उसका उद्देश्य क्या था, वह किससे संबंधित था। तो यह मामला जो है पंचायत से संबंधित है। याद कीजिए मैंने पिछले 2 लेक्चर में भी आपको कहा था 2023 के प्रश्न पत्र पे कि जहां भी पंचायत की बात आए, नगर निगम की बात आए, यानी कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन की बात आए और आप राज्य स्तरीय आयोग का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपका पहला कर्तव्य नहीं है, पहला धर्म है कि आप ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। इसके तहत क्या क्या बातें कहा गया है तैयार कीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ईयर में इस टॉपिक से प्रश्न आए। आयोग हमेशा इस टॉपिक से प्रश्न बनाती है। दूसरा, मैंने पहले भी कहा कि प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र सॉल्व करते हुए एग्जाम के अप्रोच को समझना है। आयोग आपसे क्या करवाना चाह रही है यह समझना है। जैसे कि ये प्रश्न देखिए, अभिकथन और रीजन दिया है, तो इस तरह के 2-4 प्रश्न बनेंगे और हर सब्जेक्ट से। पॉलिटी में ही एक प्रश्न दे दिया, हो सकता है इकोनॉमी में दूसरा पूछ दे, हिस्ट्री में तीसरा दे दे। तो इस तरह के अप्रोच को भी आप समझना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्व करना पड़ेगा कि ये सही है कि गलत है, दूसरा ये सही है कि गलत है, यदि ये सही है तो क्या ये इसका रीजन है। तो ये सब चीजें भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां आपके स्मार्टनेस का भी परीक्षण है, सिर्फ ज्ञान का परीक्षण आयोग नहीं कर रही है। दूसरी बात है कि प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र इसलिए भी सॉल्व करना जरूरी होता है कि कई बार आयोग जो है, राज्य स्तरीय आयोग डायरेक्ट रिपीट कर देती है प्रश्न को, विकल्प तक आपको पूछ लिया जाता है या टॉपिक रिपीट होता है। इसीलिए मैं बार बार कहते रहता हूं कि अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं पूरा टॉपिक पर जाइए, ताकि वहां से अगर रिपीट क्वेश्चन होता है तो आप उसको समाधान करके आएंगे। तो यहां पर मामला समझ में आ गया, 1992 और पंचायत से संबंधित था। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन, स्थानीय शासन भारत में कौन सा है, पंचायत स्तर की बात की जा रही है, कि इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। यह बिल्कुल सही बात है। 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था और निश्चित तौर पे यह कहा गया कि यह जो है स्थानीय स्वशासन के लिए, स्थानीय शासन के लिए यह आधार स्तंभ का काम किया और इसने भारत के लोकतंत्र को और भी मजबूत किया है। तो यह तो सही हो गया। अच्छा, इसकी चर्चा जब आप ऐसा पढ़े ना तो संविधान का भाग वगैरह भी देख रहे हैं, इसकी चर्चा जो है संविधान के भाग 9 में किया गया है। अब मैं फिर से कहा, आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भाग पढ़िए तो यह भी याद होना चाहिए संविधान में कितने भाग हैं, तो कुल 22 भाग हैं। कंफ्यूजन नहीं होना है। 12 कितने हैं, अनुसूची है। ये लगातार मैं बताते चलता हूं क्योंकि लगातार इससे प्रश्न पूछा जाता रहा है। दूसरा, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। रीजन में 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया, प्रदान कर दिया। जाहिर सी बात है, इस संशोधन के माध्यम से इसे जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है, जिसको बहुत समय से मांग की जा रही थी। तो यह भी सही है और यह इसका रीजन भी है। यानी कि सिर्फ यह नहीं जानना है कि सही दोनों में से है कि नहीं है, बल्कि यह भी जानना है कि दूसरा कथन जो है पहले कथन का पूरक है कि नहीं, उसके बातों को पुष्ट करता है कि नहीं। यदि ऐसा नहीं होगा तो वह गलत हो जाएगा। ध्यान देना है, कई बार क्या हुआ कि दोनों ही कथन सही हो जाएगा, लेकिन यह कथन, ये जो कारण आर है, यह इसका तर्क नहीं होगा, यह इसको पूरक नहीं होगा। तो उस कंडीशन में अलग विकल्प के साथ आपको जाना होगा। यहां पर यह दोनों ही सही है और इसका सही व्याख्या यह करता है, उसका कारण है। तो यानी कि देख लीजिए, विकल्प देखिए, आर गलत है तो ये नहीं होगा, यहां पर ये ए गलत है नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, यानी कि चौथे का सही जवाब आपको बी हो जाएगा। तो ये मामला यहां पर समझ में आ गया।
चलिए अब पांचवें प्रश्न पर हम सीधा चलते हैं। पांचवें प्रश्न में भी आयोग के हिसाब से कुछ फॉल्ट था, उस पर हम बाद में बात करेंगे। इसमें भाषा को लेकर के दिक्कत था, पहले ही बता देता हूं। इस प्रश्न में 2022 में जो पांचवा प्रश्न है इसमें भाषा को लेकर के दिक्कत था। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि यदि आप प्रश्न को हिंदी में सॉल्व कर रहे हैं तो आप एक नजर वहीं पे इंग्लिश में लिखा होगा, ठीक है। एक तरफ इस तरह से कॉपी बना होगा, ऐसे इस तरफ जो है क्वेश्चन हिंदी में होगा और इधर इंग्लिश में होगा। तो जिस भी प्रश्न को आप पढ़ें हिंदी में उसका एक बार इंग्लिश शब्द जरूर देख लीजिए, ताकि आयोग स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि किसी प्रश्न के भाषा पर विवाद होता है और हिंदी और इंग्लिश को लेकर के विवाद होता है तो आखिरी रूप से जो सही माना जाएगा उस प्रश्न के भाषा को लेकर के वह इंग्लिश वाले को सही माना जाएगा। इसीलिए आप दावा नहीं कर सकते, आयोग में जाके चैलेंज नहीं कर सकते बाद में कि आपने इस तरह का भाषा का इस्तेमाल क्यों किया है। इसीलिए मैं लगातार कहता हूं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश पर भी एक बार नजर डाल लीजिए। इससे क्या होगा, हर साल देखेंगे आप आयोग के साथ यह दिक्कत होता है और एक दो प्रश्नों का प्रभाव पड़ ही जाता है और यह आपके सिलेक्शन के लिए बहुत हो जाता है, ठीक है। इस प्रश्न में 2005 में भी देखेंगे इसी तरह की दिक्कत आई थी। फिलहाल हम हिंदी से चलते हैं। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट के से सही उत्तर का चयन कीजिए। दो सूची दिया गया है, पहले भी हमने इस तरह के प्रश्न किए हैं तो अब आप तो अभ्यस्त हो ही गए होंगे। यहां पर पहले सूची में अनुसूची दिया गया है, तो संविधान में कितने अनुसूची हैं? 12। ये सब चीजें ना जब भी ऐसे टॉपिक आए तो आपको पता होना चाहिए। संविधान में 12 अनुसूची हैं और सभी अनुसूची में कुछ ना कुछ विषय दिया गया है, ठीक है। तो इसके तहत यहां पर विषय दिया गया है। अब यहां पर यह आपको करना है कि कौन सा अनुसूची किसको लेकर के सही बात है और उसके आधार पर यहां कूट दिया गया है, 4 कूट, उसके आधार पर उत्तर का चयन करना है। तो समझ में आ गया पहले मामला, प्लॉट समझ में आ गया कि है क्या। अब चलते हैं यहां से बात करते हैं तृतीय अनुसूची। संविधान की जो तृतीय अनुसूची है उसमें क्या बातें की गई है, यह पहले भी एक बार मैं प्रश्न करा चुका हूं। 2023 में यह विकल्प में पूछा गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी देखिए विकल्प वगैरह है ना तो आप जो सही विकल्प है उसको तो जानिए ही, कोई विकल्प गलत क्यों हुआ है इसकी भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ताकि एक एक्स्ट्रा टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। तो यह विकल्प में था। 2023 का प्रश्न पत्र देखिएगा, पीछे जाकर के आप मेरा पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तीसरी अनुसूची, वहां मैंने विस्तार से तीसरी अनुसूची के बारे में बताया था। तीसरी अनुसूची में जो बात किया गया है वह है शपथ या प्रतिज्ञान से प्रारूप, यानी कि संघ का कोई मंत्री होता है, राज्य का कोई मंत्री होता है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, क्या होता है, ये सब जो शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञान करते हैं, ये सारी बातें जो है संविधान के तृतीय अनुसूची में दिया गया है। क्योंकि पहले बहुत ज्यादा इस पर व्याख्या कर चुका हूं तो इस लेक्चर में उतना विस्तार से हम नहीं जा रहे हैं। चलिए, अब यहां पर चतुर्थ अनुसूची, इसकी भी चर्चा कर चुका हूं, यह भी रिपीटेड आया है, ठीक है। तो यहां पर चतुर्थ अनुसूची जो है राज्य विधान परिषदों, ध्यान रखना है राज्य विधान सभा की बात नहीं किया गया है, विधान परिषद की बात किया गया है। विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन की बात किया गया है। अब दो तीन बातें यहां पर आपको विधान परिषद से संबंधित जो बातें हैं उसको आप तैयार कर लीजिए। किस आर्टिकल में कहा गया है, कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो भारत में फिलहाल 6 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। विधान परिषद कैसे बनता है यहां इसीलिए नहीं पर चर्चा कर रहा हूं कि पिछले ही लेक्चर में बहुत विस्तार से मैंने ये विधान परिषद की स्थिति आपको समझाया है। प्ले लिस्ट में चले जाइए, पॉलिटी का दूसरा एपिसोड आप देख लीजिए, वहां से मिल जाएगा आपको। तो इसमें आप देखेंगे चतुर्थ अनुसूची में राज्य विधान परिषद में स्थानों का आवंटन, किस राज्य में कितने विधान परिषद होंगे इसकी बात कही गई है, ठीक है। और 6 राज्य में विधान परिषद है। चलिए, ये मामला आ गया। 7वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 7वीं अनुसूची किसकी बात करता है, यहां पर देखिए एक है संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची। तो ये 7वीं अनुसूची आपका चौथा से आकर जुड़ेगा। और 8वीं अनुसूची, ये तो हर बार प्रश्न में पूछता ही रहता है, लगातार चर्चा में रहता है। और 8वीं अनुसूची जो है भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं संविधान में? भी 22 भाषाएं। 2003 में बहुत सारी, मूल रूप से 14 भाषा था और 2003 में जब संशोधन हुआ तो कई और भाषाओं को जोड़ दिया गया, जैसे मैथिली वगैरह है वो 2003 में इसमें ऐड किया गया था। तो ये मामला समझ में आ गया। इस पर भी मैंने पहले बहुत विस्तार से आपको बताया हुआ है। अब जरा यहां पर कोड देख लीजिए, तीसरे का दूसरा यहां पर कहा गया है। यहां से देखते हैं ए का दूसरा, तो ए का दूसरा किस में है? अगर देखेंगे ए का पहला चौथा, देखिए ए का दूसरा यहां ही है। अगर आपको पहला कहीं सही जवाब पता हो जाए ना तो आगे जवाब ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप ऐसा ही सही कर ले जाएंगे। तो आप मामला समझ लीजिए, ए का यहां पर दूसरा हो गया, बी का पहला हो गया, सी का यहां पर चौथा हुआ देखिए, और डी का यहां पर हमने तीसरा भाषा किया था। देखिए डी सही हो गया जवाब। तो एक सिर्फ हमें एक जानकारी चाहिए थी कि तृतीय अनुसूची में
क्या है। शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप कई बार पढ़ा चुका हूं। केवल इतनी जानकारी हो जाती तो ऐसा विकल्प ही नहीं है कि कोई और सही होता, बाकी सारे गलत हो जाते, बाकी की जानकारी नहीं भी होती आपको तब भी इस प्रश्न का समाधान कर ले जाते। तो प्रीलिम्स का कई बार ना जो एग्जाम होता है वो सिर्फ ज्ञान का एग्जाम नहीं होता है, उसके लिए मेंस है, वहां पर पूरी तरह से आपके ज्ञान की परख की जाएगी। यह स्मार्टनेस का है कि आपके पास स्किल कैसे है, एग्जाम में किस तरह से आप परफॉर्म करते हैं, प्रेशर को कैसे झेलते हैं, किस तरह से प्रश्नों के साथ आपका अप्रोच क्या होता है। और इसीलिए आवश्यक होता है कि प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र का आप पूरी तरह से अध्ययन करके जाइए, वो आपको दिशा और दिशा देगा एग्जाम का। दूसरी बात, जो टेस्ट सीरीज कहते हैं कि लगातार टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, वो इन्हीं कारणों से होता है, क्योंकि आप इन सब चीजों को समझ आएंगे। संस्कृति आईएएस भी टेस्ट सीरीज वगैरह दे रही है, तो आप संस्कृति आईएएस की वेबसाइट पे जाइएगा, वहां कॉल करके आप टेस्ट सीरीज के जो क्लासेज होते हैं वो सब आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका सही जवाब 5वां का डी हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रश्न में भाषा को लेकर के दिक्कत था, वो मैं पहले ही बता चुका हूं। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पे 2 सूची दिया है। देखिए, आयोग का इस तरह के प्रश्नों में दिलचस्पी बढ़ता जा रहा है। अब आयोग इस तरह का प्रश्न क्यों करती है? पहले 2 स्टेटमेंट दे देती थी, 3 स्टेटमेंट कहती थी, उसके आधार पर आप सही उत्तर कीजिए। यहां पर देखिए, आयोग जब इस तरह की 2 सूची दे दिया करता है ना, तो आपसे 4 टॉपिक पूछ लिया, 4 अलग अलग चीजें आपको पता है, तब आप एक प्रश्न का समाधान करेंगे। इसलिए आयोग के पास अधिक मौका हो जाता है आपके ज्ञान का परीक्षण करने का। तो इस तरह के प्रश्नों की सूची देखिए बढ़ती जा रही है, इसलिए आप अपने अध्ययन अध्यापन को थोड़ा और बारीक बनाइए। सूची 1 यहां दिया हुआ है समिति, और सूची 2 जो है नियुक्ति का वर्ष दिया गया है। यानी कि यहां पर 4 सूची में दिया है बलवंत राय मेहता समिति, और यह बताना है कि यह समिति कब नियुक्त किया गया था। इतना मामला आपको क्लियर हो गया है? ठीक है, अब यहां पर हम चलते हैं, उसके आधार पे ए बी सी डी और फिर वहां पर कोड दिया गया है विकल्प, उसके आधार पर हमें ये निकालना होगा। अब यहां पर देखिए, हम चलते हैं ए के साथ, बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति की जो नियुक्ति है वह 1957 में ही किया गया था, ये सही है। उसके बाद बी चलते हैं, अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति को 1977 में नियुक्त किया गया था, और यहां पर अशोक मेहता जो है उस समिति के कमिटी के मतलब चेयरमैन हुआ करते थे। एल.एम. सिंघवी समिति जो है 1986 में आया था, तो ये भी सही है। यहां पर देखिए, पी.के. थुगुन समिति, यहां पर 1988 है। कई जगह जो है आपको 1989 दिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, और कई जगह नहीं बल्कि अधिकांश जगह यही मिलेगा आपको। लेकिन इस प्रश्न के साथ देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे तो सभी जो मिलान है वह सही हो गया। यानी कि यहां पर बलवंत राय मेहता समिति जो है यह भी टिक सही हो गया, अशोक मेहता समिति डायरेक्ट सही हो गया, यह भी सही हो गया, और यहां पर हमारे पास कुछ विकल्प है नहीं, तो 1988 ही एकमात्र दिया हुआ है। तो सबसे उपयुक्त जो होगा यही जवाब होगा। 89 होता तब भी सही हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए, इस तरह के अगर आप देखेंगे, थोड़ा स्मार्टनेस अगर आप देखते हैं तो यहां पर अधिक मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। इस प्रश्न के साथ सामने सामने सबके सब सही है, कोई गलत है ही नहीं। इसका सही जवाब इसीलिए छठा का ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, सीधा सीधा सब सही है, ठीक है। यहां बस ध्यान रखना है, अगर आयोग इस बार मान लीजिए इसी प्रश्न को डाल देता है और 1988 की जगह 1989 डाल देता है, तो आप उसे सही मानिएगा, ठीक है। तो जो सबसे, कई बार क्या होता है ना एग्जाम में, जो सबसे उपयुक्त जवाब होता है उसके साथ जाना पड़ता है आपको, और यही नेचर है परीक्षा का। तो यहां पर मामला छठे प्रश्न का आप समझ गए हैं। अब हम यहां से जो है 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसा मैंने कहा था कि 10 प्रश्न इस खंड में हम चर्चा करने वाले हैं, 6 का हमने देख लिया है, अब हम 7वें प्रश्न की ओर चलेंगे। चलिए, तो 7वें प्रश्न में देखते हैं। 7वां प्रश्न कहता है, भारत में संसद के द्वारा पंचायत, देखिए यहां फिर से पंचायत आ गया, तो मैं बार बार कह रहा हूं ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित सारे बात पढ़िए। भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, यहां पर एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज की बात की गई है, यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार जो है उसको लेकर के कहा गया है। कानून कब पारित किया गया, पूरी तरह से एक यह फैक्ट है। यदि आपको इसकी जानकारी है तो आप इसका जवाब दे पाएंगे, नहीं तो आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। अब ये जो है संसद में, भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून जो है वह 1996 में लाया गया था, उसी वक्त इसे पारित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। अच्छा, इसके तहत कुछ और बातों को हम समझ लेते हैं। इसका जो है ये पंचायती राज अधिनियम जो है उसको संशोधित करके ये कानून लाया गया था, और इसे शॉर्ट फॉर्म में पेशा कहा जाता है।
पेसा 1996। यदि कहीं इस तरह से आपको लिखा हुआ मिल जाए तो आप इसे सही मानिएगा, इसके साथ जाइएगा, क्योंकि सेम बात ही है। इसको कहा गया है प्रोविजंस ऑफ पंचायत टूटल ट्राइबल एरियाज 1996, पेसा एक्ट 1996। ये बातें आपको यहां पर तो एक बात समझना है कि 9 राज्य जो हैं वह इसके प्रावधान को शामिल कर लिए हैं, पंचायत के तहत बात की गई है। 10वां राज्य राजस्थान था, तो राजस्थान ने क्या किया, उसने इसके लिए, इस प्रावधान को लागू करने के लिए पंचायती राज में संशोधन करके एक पृथक अधिनियम ले आया था, और वह पृथक अधिनियम जो है वह 1999 में आया था। ठीक है, और अभी अगर देखेंगे सही मायने में तो बाकी राज्यों को भी यह करना चाहिए था, लेकिन कुल मिलाकर के अभी तक 8 ही राज्य जो हैं, यानी कि नवंबर 2022 तक का आंकड़ा मैं कहूं तो उस वक्त तक, चूंकि ये एग्जाम जब तक हुआ था तो उस वक्त तक जो है 2022 में 8 राज्य ही ये पेसा एक्ट 1996 को पंचायती राज को संशोधित करके लागू किए थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपको ए हो जाएगा, लेकिन पंचायत से जुड़ी हुई चीजें जितने भी है उस पर आप सही से अध्ययन कर लीजिए। इसके अलावा नगर निगम से जुड़ी हुई जो बातें हैं उसको भी आप पता कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, फिर यहां पर ध्यान देना है, जो सही सुमेलित नहीं होगा वही इसका सही जवाब होगा। अब यहां पर लोकसभा दिया गया है और यह कहा गया है कि उस लोकसभा का चुनाव वर्ष क्या रहा है। अब अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे तो पूरी तरह से फैक्ट है यह प्रश्न, लेकिन आपको ध्यान देना है यह प्रश्न इस बार के लिए फिर जरूरी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस बार फिर लोकसभा चुनाव जो है वो प्रस्तावित है, मार्च अप्रैल में हो सकता है, तो इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना फिर बढ़ जाएगी। इसीलिए अगर आपको मैं बार बार कहता हूं प्रीवियस ईयर पढ़े तो यहां से आपको हिंट मिल गया कि संभव ऐसा आ सकता है। तो इस तरह की चीजें जो है आप तैयार करके रखिए, यानी कि आप क्या कीजिए, जो पहली से लेकर के और 17वीं 18वीं अब होगा लोकसभा चुनाव जो, तब तक की सभी का डेट आप पता कर लीजिए किस ईयर में ये चुनाव हुआ था। जैसे 11वीं लोकसभा जो है 1996 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। 13वीं लोकसभा चुनाव जो है 1999 में हुआ था, 9वीं जो है 1989 में हुआ था। अब यहां आप कहेंगे इतना जल्दी जल्दी, लोकसभा चुनाव तो है वो 5 साल पे होता है, लेकिन 90 से 2000 के बीच में देखा गया कि कई बार राजनीतिक उठापटल चला। आप देखेंगे उस 10-11 साल में तकरीबन 7-8 बार प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि 2 साल 1 साल बाद ही लगातार वहां पर लोकसभा चुनाव हो रहा है। एक बात आपको यह भी समझ में आ गया। ये 7वां नंबर क्यों मैंने रोक रखा है, क्यों 7वें नंबर को रोक रखा है कि 7वां जो यहां पर है यह गलत है। यहां पर है कि यह 1982 में 7वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, जबकि ये जो है यहां पर आप देखेंगे ये 1982 नहीं बल्कि 1980 में हुआ था यहां पर। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है वह बी हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है और प्रश्न में यही पूछा गया है कि जो सुमेलित नहीं है, तो 8वां का सही जवाब बी हो जाएगा। यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट था, आपको हिंट देके गया है, लोकसभा चुनाव होने वाला है तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब 8वें की तरफ बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? दिल्ली की, देश की राजधानी की बात की जा रही है और एनसीआर दिल्ली आप सुनते होंगे, एनसीआर दिल्ली एक वेब सीरीज भी है यूट्यूब पर, काफी अच्छा है, तो एनसीआर नाम से है वो। तो एनसीआर दिल्ली की यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली, यह पूरा नाम इसका किया गया। तो यहां पर कहा गया है कि किस संशोधन के द्वारा यह काम किया गया, आप इसके बारे में यह बताइए। देखिए यहां पर जो है 69वां संविधान संशोधन, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि फैक्ट है, बहुत सारी चीजें आपको पता होगा तो सही जवाब देंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। 69वां संविधान संशोधन जो है 1991 में लाया गया था। कुछ चीजें जो नोट आपको बताता चलता हूं उसे आप नोट करते चलिए। ठीक है, 1991 में लाया गया था और इसे जो है 1992 में इसको लागू कर दिया गया था, इस जो संशोधन को है। और इसी वक्त जो है दिल्ली यानी कि यूटी, आप जानते हैं दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन कैसा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली कि यहां पर केंद्र के द्वारा शासन तो होता है, लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री होते हैं, यानी कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, और यहां पर राज्यपाल नहीं होते, उपराज्यपाल होते हैं, एलजी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो यहां पर दिल्ली यूटी होने के बावजूद भी विधानसभा चुनाव होता है। क्या ऐसा कोई और राज्य है? तो बिल्कुल ऐसा राज्य है भारत में, और वह राज्य क्या है, एक पुडुचेरी है, वहां भी वह यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन विधानसभा चुनाव होता है। और एक राज्य और व्यवस्था की गई है, जब 2019
में 5 अगस्त को 370 अनुच्छेद 370 और 35A हटाया गया जम्मू कश्मीर से, तो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर को दो भागों में विभक्त कर दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लेह लद्दाख वाला एरिया। लेकिन जम्मू कश्मीर फिलहाल यूटी तो है, लेकिन यह कहा गया है कि वो विधानसभा सीट के साथ है, यहाँ की यानी कि विधानसभा का चुनाव होना है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा केंद्र सरकार से कि और इलेक्शन कमीशन से कि किसी भी तरह से सितंबर 2024 से पहले या सितंबर 2024 तक आप जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करा लीजिए। अब समझिए, यानी कि जम्मू कश्मीर भी यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहां भी विधानसभा चुनाव होगा। तो 3 स्टेट ऐसे आ गए, दिल्ली आ गया, पुडुचेरी आ गया और जम्मू कश्मीर आ गया। तो यहां पर जब इस चीज को आप पढ़िए तो इसे भी आप रिवाइज कर लीजिए कि इससे संबंधित प्रश्न आ गया तो आप उसका सही जवाब दे पाएंगे। ठीक है, अब ये जो 69वां संविधान संशोधन 1991 में लाया गया और 1992 में पारित कर दिया गया एनसीआर से संबंधित, तो इसमें क्या हुआ कि दिल्ली को विशेषाधिकार दिया गया और इस विशेषाधिकार के तहत इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कह दिया गया, एनसीआर दिल्ली। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 69वां, यानी कि 9 का सही जवाब बी हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 10वां, और इस लेक्चर का ये आखिरी प्रश्न होने वाला है। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? बहुत ही फेमस केस है 2023 में। इस केस का अब कौन सा केस है आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, हालांकि अभी तो हम चर्चा कर ही लेंगे। 2023 में इस केस का 50 वर्ष पूरा था। आप संस्कृति आईएएस का यूट्यूब चैनल देखेंगे तो वहां पर मैंने करंट अफेयर्स में बहुत विस्तार से इसे आपको पढ़ाया भी था। तो देखिए गोलकनाथवाद, हालांकि बहुत सारी चीजें हैं लेकिन इसका सीधा जवाब यहां पर चलिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और 1973। ये अपने आप में ही बहुत फेमस केस है। भारत के कुछ अगर फेमस केसेस की बात करें तो सबसे ज्यादा फेमस केस में अगर एक चीज कोई आएगा वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आएगा, क्योंकि यहां से संविधान का अतिक्रमण करना संसद के लिए मुनासिब नहीं हो गया। केंद्र सरकार जो अगर मान लीजिए जो भी केंद्र में सरकार है उसके पास बहुमत है और वो चाहती है कि किसी भी अनुच्छेद के साथ मनमाने ढंग से संशोधन कर दे, तो वो ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि यही केस जो है रास्ता वहां रोक देता है और सुप्रीम कोर्ट को कुछ अधिकार दे देता है। तो इस केस की चर्चा करेंगे, यानी कि देखिए 10 का सही जवाब तो सी हो गया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 1973 में ये मामला हुआ था, ये सही जवाब है। लेकिन अब यहां पर कुछ बातों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए संविधान में 24वां संशोधन हुआ था और 24वां संशोधन हुआ तो उस 24वें संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला चुनौती में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातों की जांच की। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि आर्टिकल 368, ये आर्टिकल 368 क्या है? संसद को संविधान संशोधन की शक्ति देता है। ठीक है, इस अनुच्छेद को अच्छे से तैयार कीजिए, यह बहुत जरूरी अनुच्छेद है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा यहां पर इस आर्टिकल को सही से सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या किया, फिर से इसके आधार को जांचा और यह देखा कि यह अनुच्छेद संसद को संविधान संशोधन करने की जो शक्ति देती है वह सही है या नहीं, और उसकी समीक्षा करता है यहां सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जब यह समीक्षा करता है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ बातें कहता है कि ठीक है, संसद जो है उसको फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार के साथ अन्य उपबंध जो हैं इन सभी में संशोधन करने की शक्ति है और यह अनुच्छेद 368 के तहत दिया गया है। यह बात सुप्रीम कोर्ट मानता है जब 24वां संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया था। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बात कहा और वही बातें जो है ऐतिहासिक हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है संसद संशोधन करे, लेकिन एक बात का ध्यान रखे, और वह बात क्या है कि संसद जब भी संशोधन करे ना तो देखे कि संविधान का जो आधारभूत ढांचा है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर, लगातार आप पढ़ते होंगे, अखबारों में सुनते होंगे, न्यूज चैनल में बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का मूल तत्व जो है यह नष्ट ना हो जाए, बस संसद को यह ध्यान रखना है। क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं 368 का प्रयोग करते हुए बेसिक स्ट्रक्चर और संविधान के जो मूल ढांचा है उसके साथ आप छेड़छाड़ करते हैं, तब क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी सामने और सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करेगी। इसीलिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ये बहुत फेमस केस रहा है और ये 1973 में हुआ था। तो इस मामले के बाद जब भी संविधान को लेकर के संशोधन की बात आती है और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चुनौती किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट किसको आधार बनाती है? इसी केस को आधार बना लिया करती है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। उस वक्त जो है पार्लियामेंट ने पूछा भी था सुप्रीम कोर्ट से कि जनाब ये आप बता दीजिए कि फिर ये बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा,
ये पता है ना कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो आप बता दीजिए कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है, हम उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हम भी नहीं जानते फिलहाल और हम बता भी नहीं सकते आपको, ठीक है, ये हम समय समय पर देखेंगे, क्योंकि संविधान को व्याख्या करने का अधिकार जो है वह संविधान ही सुप्रीम कोर्ट को देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम समय समय पर आप जो भी सुधार करेंगे, मेरे पास अगर चैलेंज आता है तो हम उसको देखेंगे उस मसले को और समझेंगे कि क्या यह बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ करता है। तो मेरे कई निर्णयों से पता चल जाएगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों को आप देखेंगे, उस निर्णय के आधार पर हम बेसिक स्ट्रक्चर जान पाए हैं। तो यह मामला आपको क्लियर हो गया। बहुत फेमस केस है ये, केस बनाम भारती बनाम केरल राज 1973 का। और यहां से आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से बहुत सारी बातें जो राजनीतिक स्थिति की बातें थी, संवैधानिक स्थिति की बातें थी, संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति को लेकर के बातें थी, या सुप्रीम कोर्ट को जो संशोधन होता है उसकी न्यायिक समीक्षा को लेकर के बात थी, इन सभी मसलों से यह केस जुड़ा हुआ है। तो 10वां का सही जवाब सी हो जाएगा, ठीक है। सभी का व्याख्या दे दिया गया है इस लेक्चर में। जैसा कि मैंने कहा था कि 2022 के पॉलिटी का प्रश्न पत्र जो है उस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें 10 प्रश्न को हमने देखा, बाकी बचे हुए जो प्रश्न हैं उसको हम अगले एपिसोड में देख लेंगे। फिर से आपको मैं बता दूं, अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा फैक्ट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि स्टेट में बहुत सारे फैक्ट आते हैं। आपने इसी लेक्चर में देखा, हम 10 प्रश्नों के साथ गए और बहुत सारे फैक्ट था। दूसरा, आयोग का नेचर बदल रहा है और उत्तर प्रदेश आयोग ने क्या किया है, वो पूरी तरह से यूपीएससी को कॉपी करने लग गई है। तो थोड़ा सा आपको यूपीएससी में जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पत्र पूछा गया उसका भी ध्यान देना है, क्योंकि यदि आप अभी हाल ही में जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था 69वां बीपीएससी, यदि उसके प्रीलिम्स पर के प्रश्न पत्र पे आप ध्यान देंगे और 68वां बीपीएससी जो हुआ था, ये दोनों बीपीएससी पे ध्यान देंगे, तो बीपीएससी ने क्या किया कि यूपीएससी के जो प्रश्न पत्र थे वहां से प्रश्न लेना शुरू कर दिया प्रीवियस ईयर को। इसीलिए आपको ध्यान देना है, यदि आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र तैयार कीजिए, यूपी का कीजिए और यूपीएससी का थोड़ा सा देख लीजिए। ये मैं आपको अपने तरफ से बता रहा हूं, फ्री एडवाइस दे रहा हूं। आप देखिएगा कि कम से कम 10 प्रश्न का आपको लाभ मिलेगा, और 10 प्रश्न बहुत होते हैं अगर आप एडवांटेज ले लेते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा में सिलेक्शन का। एक बात और बता देता हूं, आप में से बहुत सारे लोग जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरएएस की कर रहे हैं, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी में आरओ एआरओ का एग्जाम होने वाला है, चाहे एनसीईआरटी का आप कोर्स लेना चाह रहे हैं या यूपीएससी से जुड़े हुए कोर्स लेना चाह रहे हैं, सीसेट लेना चाह रहे हैं, टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हैं, संस्कृति आईएएस सभी पे अभी ऑफर दे रही है और ऑफर बहुत बड़ा है, 50 से 75% तक का है। तो अगर नामांकन कराना चाहते हैं तो सही समय आपके लिए अभी है, क्योंकि अभी गणतंत्र दिवस आने वाला है, रिपब्लिक डे पर बड़ा ऑफर है। तो कई बार होता है ना कि कुछ बच्चे आर्थिक रूप से बहुत स्ट्रांग नहीं होते, उनके लिए यह सही समय है कि आप सस्ते दामों में कोर्स को परचेज करके अपनी तैयारी को धारदार बनाइए, दिशा दशा दीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अभी तक संस्कृति पीसीएस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और संस्कृति आईएएस का यूट्यूब चैनल और संस्कृति आईएएस का व्हाट्सएप चैनल भी लॉन्च हो गया है। तो व्हाट्सएप चैनल पे आप जाएंगे, वहां सर्च करेंगे संस्कृति आईएएस आ जाएगा, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा तो 2022 के राज्य व्यवस्था से जो बाकी प्रश्न बचे हुए हैं उसका हम समाधान करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।